नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं साप्ताहिक विकासक समाचार। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़, जहां पर कि मैं आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल और इवेंट्स का एक कलेक्शन या संग्रह लेकर के आता हूं। तो चलिए इस हफ्ते के साप्ताहिक समाचार की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार बेसिकली एक सर्वे रिजल्ट है। ये सर्वे जो है वो इन्फोक्यू ने किया है। इन्फोक्यू बेसिकली आपके एक वो है न्यूज़पेपर नहीं कहूँगा मैं उनको, सॉरी, ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। एक वेबसाइट है infoq.com। सो ये बहुत अच्छे वेब आर्टिकल्स दिखते हैं। एक तरह से कम्युनिटी, ब्लॉग कम्युनिटी कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पर कि आपके आर्किटेक्चर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारे आपके जो हैं सर्वेज़ वगैरह जो हैं वो पब्लिश होते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर है। इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है ट्रेंड्स रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं, सर्वेज रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं। और इन्होंने .NET ट्रेंड्स रिपोर्ट निकाला है 2022 का। सो जितने भी ये ट्रेंड्स रिपोर्ट निकालते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स रिपोर्ट्स जो है वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ग्राफ के बेसिस पे निकालते हैं, जिसमें कि बेसिकली आपके डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा ये ग्राफ किस तरह का दिखता है .NET ट्रेंड्स रिपोर्ट के हिसाब से। उसमें बेसिकली आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी। इस तरीके से ये हर टेक्नोलॉजी या हर किसी भी टॉपिक के ऊपर ये इस तरह का ट्रेंड रिपोर्ट जो निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं। और अगर मैं .NET की बात करूँ तो .NET का जो इन्होंने निकाला है, उन्होंने उसमें इनोवेटर्स में इन्होंने जो है .NET मावी को रखा है, .NET 7 को रखा है। जो लेटेस्ट नई चीज़ें हैं उन सबको ऑफ कोर्स इनोवेटर्स में रखा है कि इनोवेशन में है ये सारे के सारे। अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, नया इनोवेशन है, नया फीचर है। क्योंकि .NET जो है वो आपका ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। सो उसमें जो भी इनोवेशन जो होगा वो सारी चीज़ें अर्ली, जो नए फीचर्स होंगे, नए प्रीव्यूज़ वगैरह होंगे, उसी के बारे में होगा। इसीलिए उसको इनोवेटर्स में रखा है। जो अर्ली अडॉप्टर्स में रखा है उसके ऊपर उन्होंने रखा है कि मिनिमल API, ब्लेजर वैज़म, F#, ML.NET और .NET सोर्स जनरेटर्स, ये सारे जो हैं आपके टॉपिक्स या फीचर्स जो हैं .NET फ्रेमवर्क के, इनको इन्होंने अर्ली अडॉप्टर्स में रखा है कि कंपनीज इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। और मैं भी देख रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी सारे आ रहे हैं। स्पेशली ब्लेजर वैज़म जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच में। और ब्लेजर वैज़म के साथ साथ आपका .NET सोर्स जनरेटर्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं। ML.NET भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मिनिमल API तो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं अर्ली मेजॉरिटी की बात करूं, अर्ली मेजॉरिटी मतलब कि कंपनीज़ ने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस बनने शुरू हो गए हैं, वो है आपका .NET 6, ASP.NET 6, ब्लेजर, ऊनो प्लेटफॉर्म, gRPC, सिग्नलर, Xamarin, एज्यूर फंक्शंस, फ्लटर ऑन .NET। सो फ्लटर भी .NET के ऊपर आ चुका है। सो जो फ्लटर डेवलपर्स हैं जो कि फ्लटर एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं .NET के ऊपर, वो भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने फ्लटर और .NET के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं देखा सुना है, लेकिन Xamarin तो आई डोंट नो इसको अर्ली मेजॉरिटी क्यों बोल रहे हैं Xamarin को, बिकॉज बहुत लोगों ने तो कहा कि Xamarin डेड भी हो चुकी है और अब मावी नए फॉर्मेट में आ गया है। मावी की वजह से मावी को बहुत ज़्यादा लोग जो है, आई डोंट नो, मतलब मैं तो खैर प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे तो मावी सही लगता है। लेकिन अगर मैं डेवलपर कम्युनिटी की बात करूँ या इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे सुनने को नहीं मिल रहे हैं मावी के बारे में। और यही रीज़न है बिकॉज मावी जो है वो Xamarin का नया वर्जन है। Xamarin भी सच बताऊँ तो Xamarin को भी ऑलमोस्ट 2014, आई थिंक 2011 में Xamarin लॉन्च हुआ था, तो ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, आप ये समझ लो 10 साल हो चुके हैं। 2022 चल रहा है तो 2011 से लेकर के 2021 आपका 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, जैसे मैंने पहले ही सही कहा था, यानी कि तो आपके 11 साल हो गए हैं। और 11 साल में अब Xamarin अगर अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं लोग, तो आई डोंट नो कि इसको हम अर्ली मेजॉरिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन Xamarin किस तरह से अर्ली मेजॉरिटी है मैं ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये .NET 6 तो ऑफ कोर्स अर्ली मेजॉरिटी है, क्योंकि .NET 6 को आए हुए अभी साल भर ही हुआ है, जबकि प्रोडक्शन में एप्लीकेशंस बन रही हैं।
हमने खुद कई अपने एप्लीकेशंस को .NET 6 में माइग्रेट किया है, बिकॉज .NET 6 जो है वो आपका LTS सपोर्ट वर्जन है, और उसके बाद जितने भी फर्दर वर्जन्स आ रहे हैं वो आपका .NET 6 से अपग्रेड करना जो है उन वर्जन्स में, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, बहुत ही ईजी होगा। सो इस वजह से .NET 6 जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप ये कहो कि अर्ली मेजॉरिटी में हो चुका है, और आई एग्री विद इट। अब अगर हम बात करें लेट मेजॉरिटी की, तो लेट मेजॉरिटी में आपका है .NET Core और .NET 5, ASP.NET Core / 5। सो .NET Core और .NET 5 ऑफ कोर्स आपका लेट मेजॉरिटी में आएगा, क्योंकि .NET Core जो है काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है वो .NEट Core में माइग्रेट हो चुके हैं, चल रहे हैं। ASP.NET Core में बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज और आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस बन चुके हैं। सो इस तरह की सारी डिटेल्स जो हैं .NET की ट्रेंड्स के ऊपर जो है आपका ये InfoQ के ट्रेंड्स रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये मेरे कुछ ओपिनियन भी थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अर्ली मेजॉरिटी में इसको नहीं मानता हूँ ज़ैमरीन को। ज़ैमरीन अगर आएगा तो लेट मेजॉरिटी में आएगा, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, ट्रेंड्स वालों ने कहा है तो सही, InfoQ वालों ने कहा है तो सही ही कहा होगा। आपकी क्या राय है मेरे इस ओपिनियन के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसी के सजेशंस में और भी इसी तरह के ट्रेंड आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आप उन आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं। जैसे इन्होंने AIML के लिए भी इन्होंने ट्रेंड रिपोर्ट निकाला है पिछले महीने अगस्त में, मैं नहीं फाइंड आउट कर पाया था, बट एनीवेज। और डेवऑप्स के ऊपर भी निकाला हुआ है, क्लाउड के ऊपर भी निकाला हुआ है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर भी निकाला हुआ है। सो आप पढ़ सकते हैं, उन आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में, इंडस्ट्री में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन आर्टिकल्स का भी विश्लेषण करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो .NET 7 के एक नए फीचर के ऊपर है, और उस फीचर को ऑफ कोर्स ये लोग हाईलाइट करेंगे, इसीलिए एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा गया है। और मैंने भी सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये अच्छा फीचर है, फ़ायदेमंद फीचर है, स्पेशली जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए जो .NET भी जानते हैं। सो आजकल वैसे भी मार्केट में अगर मैं फुल स्टैक .NET डेवलपर की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द जो फुल स्टैक .NET डेवलपर हैं वो या तो बैकएंड में आपका .NEट यूज़ करते हैं, और फ्रंट एंड में जो है या तो एंगुलर यूज़ करते हैं या रिएक्ट यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो फुल स्टैक डेवलपर हैं वो .NEट टेक्नोलॉजी वाले फुल स्टैक डेवलपर नहीं है, मोस्ट ऑफ दम जो हैं वो जावास्क्रिप्ट वाले फुल स्टैक हैं। यानी बैकएंड में आपका जो है वो .NEट यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड में आपका कोई भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। सो उनके लिए नया न्यूज़ जो ये है, जो कि फ़ायदेमंद न्यूज़ है, वो ये है कि आप .NEट को जावास्क्रिप्ट ऐप से भी कॉल कर सकते हैं। सो .NEट की किसी भी लाइब्रेरी को या किसी भी आपके जो टूल, मोस्टली किसी भी लाइब्रेरी को जो है आप जैसे मॉडल्स वगैरह जो बनाते हैं, मॉडल क्लास लाइब्रेरी अगर आपने बना ली, उस मॉडल क्लास लाइब्रेरी को अब आप जावास्क्रिप्ट से भी कॉल कर सकते हैं। ये एक नया फीचर आया है .NET 7 में। सो अगर आप .NET 7 के साथ अपना एप्लीकेशन बनाते हो तो आपका जो है इंटरऑप आ चुका है, जावास्क्रिप्ट इंटरऑप जिसे हम कहते हैं। तो ये आई थिंक ये .NEट इंटरऑप इसको बोलेंगे, या जिसके लिए कि ये जावास्क्रिप्ट इंटरऑप के लिए नया सिस्टम रन टाइम इंटरऑप सर्विसेज .जावास्क्रिप्ट नेम स्पेस यूज़ करके आप जो है जावास्क्रिप्ट इंटरऑप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको C# जो .NEट है वो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में से कॉल करने का जो फीचर है वो दे रहा है। इसके लिए इस आर्टिकल में इन्होंने सैम्पल भी बता रखा है, वैज़म, टू डू, MVC, ब्लेजर वैज़म, हैंड्सपोज करके 2 रेपोजिटरीज़ हैं जिनका इन्होंने लिंक दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने ये फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो आप में से जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं .NET 7 में, वो ट्राई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा फीचर है आपके लिए, अगर आप .NEट की लाइब्रेरीज़ को जो है वो जावास्क्रिप्ट में अपने यूज़ करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका, जैसे मैं ये कहूँगा कि मॉडल क्लास लाइब्रेरी जो होगी वो सही रहेगा यूज़ करने के लिए, बिकॉज मॉडल जो है हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपका फ्रंट एंड और बैक एंड में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो DTOs बनाते हैं उनको मॉडल्स में रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अगर हम उन मॉडल्स को अलग से एक सेपरेट DLL में रखें और उस DLL को हम अगर यूज़ करें तो सेम मॉडल जो है दोनों जगह हम फ्रंट एंड और बैक एंड में यूज़ कर सकते हैं। और उससे जो हमारे नेम स्पेस के जो चेंजेस होते हैं या आपका जो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की जो चेंजेस जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो आप में से कितने जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो हैं वो इस फीचर को ट्राई आउट करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो आपके लिए एक फ्री सर्टिफिकेशन जीतने का मौका दे रहा है। मतलब सर्टिफिकेशन बेसिकली जीतने का नहीं, आपको सर्टिफिकेशन का फ्री कूपन मिलेगा। यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको। मिनिमम जो फ़ीस होती है वो अराउंड 7-8 हज़ार के करीब होती है, $100 या $125। सो इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 7-8 हज़ार के करीब होती है फ़ीस। और आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वो एक एग्ज़ाम फ्री में देने देगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्लाउड स्किल चैलेंज लेते हैं। तो जैसे मैंने पिछले महीने भी बताया था, मंथ के स्टार्ट में जो है आपका मावी चैलेंज था और मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या मैं मावी चैलेंज में पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। मैं कुछ पर्सनल काम की वजह से, पर्सनल काम क्या कहूं मैं, ऑफिस के काम और जो आपके कुछ इवेंट्स वगैरह किए थे पिछले महीने, उनकी प्रिपरेशन की वजह से मैं मावी चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना पाया। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट में बोला भी था कि आप मावी चैलेंज में पार्टिसिपेट करो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि भैया पूरा डैशबोर्ड बना करके हमें दिखा दो। बट यार उसके लिए टाइम चाहिए होता है और उतना टाइम मैं नहीं निकाल पाया, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। लेकिन आपके पास चांस है कि आप क्लाउड रिलेटेड चैलेंज जो है डॉटनेट या एजूर के क्लाउड रिलेटेड चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्लाउड स्किल चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें कि आपके पास जो है वो 18 नवंबर तक का टाइम है। और 18 नवंबर तक के लिए, मतलब ऑफ कोर्स अक्टूबर मंथ में ही आपके इन्होंने एक साथ जो है, एक दो नहीं, कम से कम आई थिंक 7 चैलेंज किए हैं। इंटेलिजेंट क्लाउड चैलेंज, एआई ऑटोमेशन चैलेंज, फील्ड सर्विस ऑटोमेशन चैलेंज, क्लाउड डेवलपर चैलेंज, क्लाउड ऐप मेकर चैलेंज, मॉडर्न वर्क चैलेंज, प्रोटेक्ट इन एवरीथिंग चैलेंज। सो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट हो रहा है नवंबर में। माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ईयरली इवेंट है और मोस्ट ऑफ द केसेस में माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट इस बार जो है वो डॉटनेट कॉन्फ्रेंस के साथ काइंड ऑफ मर्ज हो रहा है। डॉटनेट कॉन्फ्रेंस भी माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट के आसपास ही हो रहा है, जिसमें कि वो लोग डॉटनेट 7 को लॉन्च करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट में भी माइक्रोसॉफ्ट जो वो नए नए फीचर्स, प्रीव्यूज़, फ्रेमवर्क, सारी चीज़ें लॉन्च करता है। सो माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट जो हो रहा है उसके लिए इन्होंने जो है ये 7 जो है चैलेंज इकट्ठे शुरू किए हैं। सो अगर मैं क्लाउड डेवलपर चैलेंज की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको मावी क्लाउड स्किल चैलेंज वही दिखा रहा है, गेटिंग स्टार्टेड विद डॉटनेट 6 है। और यहाँ पर इसी तरह के आपके जो चैलेंज में है आपके डिफरेंट चैलेंज जो है। सो चैलेंज में बेसिकली क्या होता है, आपके ब्लॉग बेस्ड लर्निंग होती है और आप उन लर्निंग्स को प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाते हैं। बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनियर्स होते हैं, उन क्वेश्चनियर्स के आप जवाब देते जाते हैं। सो एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सीखने के साथ साथ एक फ्री एग्ज़ाम वाउचर आपको मिलेगा, उससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप एक सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। सो आप में से जो भी सर्टिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इनमें से किसी भी चैलेंज में, अपने पसंद के किसी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। अगला न्यूज़ जो है वो एक इंट्रीगिंग न्यूज़ है, इसलिए मैंने जो है इस वीकली डेवलपर न्यूज़ में उसको इंक्लूड किया है। न्यूज़ जो है वो कनाडा से है। कनाडा में एक दो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कंपनीज़ को कि भैया जो भी आपके कैंडिडेट्स आते हैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए, आपको उनको भी कंपनसेट करना चाहिए। इनफैक्ट इस आर्टिकल में ही कनाडा के एक दो कंपनीज़ का जो है वो भी दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है। जैसे एक कंपनी है कनाडा की, मेबल आर्ट्स करके या मेबल ईट्स करके है, स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा। उसमें उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जो भी आपके कैंडिडेट वो सेलेक्ट होंगे उनकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए। सो अगर कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो, नॉर्मली सेलेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं, अगर सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए भी अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ तो उसको वो $75 एज ए कंपनसेशन देंगे। ऑफकोर्स आई थिंक कैनेडियन डॉलर होगा, आई एम नॉट श्योर कि कैनेडियन है कि US डॉलर है, बट वो $75 देंगे। $75 लगभग आई थिंक 3-3.5 हज़ार रुपये के करीब हो गया। तो ये जो है ये एक ट्रेंड स्टार्ट करने की बात हो रही है और इसके ऊपर एक ओपिनियन आर्टिकल है। बहुत लोगों ने इस पे अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। कुछ एडवोकेट्स का कहना है कि ये चीज़ सही है बिकॉज इंटरव्यू देने में कैंडिडेट का जो है वो टाइम वेस्ट होता है। सो कैंडिडेट को भी इंटरव्यू देने के लिए भी उसको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। यूजुअली जो है वो इंटरव्यूअर्स को कंपनीज जो हैं, कई सारी कंपनीज जो हैं एज ए मोटिवेशन, क्योंकि इंटरव्यूअर्स भी चाहते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो इंटरव्यूअर्स को कई कंपनीज जो हैं अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो
तो उसको काइंड ऑफ रेफरल या कुछ उस तरीके का बेनिफिट दे देती है। आई थिंक, आई डोंट नो, बहुत ही मीगर अमाउंट होता है कुछ एक कंपनीज़ में, मैंने ये देखा है। सारी कंपनीज़ में नहीं होता है ऐसा, लेकिन कुछ एक इंडियन कंपनीज़ में मैंने देखा है कि इंटरव्यूअर को जो है वो थोड़े से, अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो कुछ अमाउंट मिलता है, या अगर वीकेंड पे इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने आए तो वीकेंड पर उनको कुछ कंपनसेशन एक्स्ट्रा देते हैं। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वीकेंड ड्राइव्स होती है, तो ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि जो जितने भी इंटरव्यूअर्स आते हैं उन सारे इंटरव्यूअर्स को वीकेंड ड्राइव पर आने के लिए उनको एक तरह से पर डीएम टाइप का कुछ अमाउंट मिलता है। सो उसी तरीके के लोग ये कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, उनका भी तो टाइम लग रहा है भाई, तो उनको भी कुछ पैसे मिलने चाहिए। और कनाडा की इस कंपनी ने शुरुआत किया है कि वो $75 देंगे। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, मैं ये जानना चाहता हूँ। बेसिकली आर्टिकल को ऐड करने का पर्पज़ यही था कि आपको क्या लगता है कि क्या कंपनीज़ को कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाने के लिए उनको पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। वैसे आई डोंट थिंक कि इंडिया में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी, बिकॉज इंडिया में जॉब के मुकाबले कैंडिडेट्स का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट, बट आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला न्यूज़ जो है वो वैसे तो एक हार्डवेयर न्यूज़ है, लेकिन डेवलपर्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ है। दैट्स वाई मैंने उसको डेवलपर न्यूज़ में इंक्लूड किया है। सो न्यूज़ ये है कि इंटेल और सैमसंग ने मिल करके एक नया कॉन्सेप्ट पीसी बनाया है, कॉन्सेप्ट डिस्प्ले बनाया है, नॉट पीसी, कॉन्सेप्ट डिस्प्ले बनाया है, जिसको कि इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी उसमें प्रेजेंट किया। और वो जो डिस्प्ले है दैट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट स्लाइडेबल डिस्प्ले। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा जिफ इमेज कैसा आ रहा है, जिसमें कि वो स्लाइड करके स्क्रीन को बड़ा कर रहे हैं। सो डेवलपर्स के लिए, जो जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए एक और नई फजीयत आ गई। पहले एप्पल ने ये आइलैंड निकाला था, वो तो खैर मोबाइल डेवलपर्स के लिए था, लेकिन ये जो है ये डिस्प्ले तो आपको भैया डेस्कटॉप डेवलपर्स के लिए भी करना पड़ेगा, वेब डेवलपर्स सबके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, या आपको इस मतलब टेस्टिंग एफर्ट एक तरह से बढ़ा रहा है, सही बताऊँ तो। और आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कि फोल्डेबल डिस्प्ले, स्लाइडेबल डिस्प्ले। सो फोल्डेबल डिस्प्ले को बोल रहे हैं कि अब भैया फोल्डेबल अब ख़त्म हो गया, अब स्लाइडिंग एक्सपेंडिंग डिस्प्ले जो है वो नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सो फ्यूचर में आपको स्लाइडिंग डिस्प्ले वाले फ़ोन आ सकते हैं, और इसके ऊपर इंटेल और सैमसंग दोनों मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। शायद ये पीसी के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में पीसी के लिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बताया है कि 17 इंच स्लाइडेबल डिस्प्ले फॉर पीसीज। सो पीसीज के लिए आपको स्लाइडेबल डिस्प्ले निकाला गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको लैपटॉप्स और पीसीज में देंगे, क्योंकि पोर्टेबिलिटी थोड़ा एक पार्ट रहेगा। अदरवाइज यार अगर आप घर में बैठना है तो भैया मेरी तरह 32 इंच का ले लो, एक बड़ा सा, इतना क्या 17 इंच को कभी बड़ा कभी छोटा करते रहोगे, क्या करना है ये सब। वो बेसिकली पोर्टेबिलिटी का पर्पज़ है। सो पोर्टेबिलिटी के लिए ये लोग दे रहे हैं। डेवलपर्स के लिए एक और नई फजीयत ऑफ कोर्स कि आपको रेजोल्यूशन के ऊपर, मोस्टली डेवलपर्स की वजह मैं कहूँगा कि डिज़ाइनर्स के लिए ज़्यादा फजीयत है, क्योंकि उनको ये जो चेंजिंग का देखना पड़ेगा, CSS में और नए पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। सो आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। और अगर आप एक डिज़ाइनर हैं और आपको लगता है कि आपके लिए ये थोड़ा सा एक और नया चैलेंजिंग टास्क आ गया है कि इस तरह के स्लाइडेबल डिस्प्ले के लिए UI डिज़ाइन करना जो है एक और चैलेंजिंग टास्क आ गया है, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो डेवलपर्स के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए है कि विंडोज़ 11 में जो अभी नया अपडेट आया था, विंडोज़ 11 का नया अपडेट आया है 22H2। सो आई डोंट नो ये कोड नेम का क्या पर्पज़ है, क्या फंडा है, बट इस जो नया अपडेट इन्होंने जो दिया है 22H2, विंडोज़ 11 की बात कर रहा हूँ। सो विंडोज़ 11 में जो 22H2 जो अपडेट दिया है उसमें इन्होंने एक नया फीचर दिया है, जिसके ऊपर कि प्रॉपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, ब्लीपिंग कंप्यूटर वालों ने। और फीचर ये है कि आप जब कोई भी पासवर्ड अगर कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी ब्राउज़र में अगर कोई पासवर्ड फील्ड में कुछ पेस्ट करते हैं, या ब्राउज़र के पासवर्ड फील्ड से या किसी भी ऐप के पासवर्ड फील्ड से कोई पासवर्ड टेक्स्ट कॉपी करके और नोटपैड पे लिखते हैं, तो वो आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग देगा। सो अभी तक जो है आपके वेबसाइट्स का ये फीचर हुआ करता था कि वेबसाइट में बेसिकली आपको पासवर्ड जो है वो पेस्ट नहीं करने दिया जाता है, जो पासवर्ड फील्ड है उसमें पेस्ट नहीं करने दिया जाता है। ये ब्राउज़र या वेबसाइट में ये फीचर होता है, या कई वेबसाइट्स जो हैं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए भी सजेस्ट करती हैं कि आपका ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये सारे फीचर जो हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रहे हैं।
सो विंडोज़ आई डोंट नो विंडोज़ इतना लेट क्यों आया। मैक में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, जहाँ वेब या किसी भी ऐप में वो पासवर्ड फील्ड देता है तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके आपके पास शो कर देता है और बोलता है कि इसको कीचेन में डाल दो। सो आई डोंट नो मैक विंडोज़ जो है वो इतनी लेट क्यों आया विंडोज़ 11 में, बट और आपको क्या लगता है कि ये क्या वाकई में ये कुछ इतना खास फीचर है जिसके लिए कि इतना बड़ा आर्टिकल की ज़रूरत है। आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा, आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख भी रहे होंगे। और क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा खास फीचर है कि इसके लिए इतने बड़े आर्टिकल लिखने की ज़रूरत है या माइक्रोसॉफ्ट को इतना ज़्यादा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। बाय द वे, मैंने अभी तक विंडोज़ 11 पे माइग्रेट नहीं किया है अपने विंडोज़ पीसी को। आप में से कितने लोग विंडोज़ 11 पे माइग्रेट कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक और आर्टिकल पढ़ा है जो मैंने न्यूज़ में नहीं डाला है, जिसमें ये लिखा है कि ये 22H2 अपडेट के बाद जो है कई लोगों के प्रिंटर काम करना बंद कर चुके हैं, यानी प्रिंट आउट के जो कमांड्स हैं वो फेल हो रहे हैं। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए ये न्यूज़ आर्टिकल और इन पे दी हुई मेरी प्रतिक्रियाएं पसंद आई होंगी। यदि आपको ये सब पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।